गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए आइए सर, आप सभी पहुंचे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पाठशाला। और आज हम ग्रामर टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। पधारे सभी के सभी बच्चे, फटाफट आ जाएं। आज ग्रामर टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। तबीयत आराम है, उतनी बेटर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे आज, ठीक है। बट छुट्टी से तो बेटर है कि आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ ही लें। अच्छा चलो, इसी से शुरुआत करते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। अगर आपसे आपको किसी की हेल्थ के बारे में पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे? आप किसी की हेल्थ के बारे में पूछेंगे तो आप क्या पूछेंगे? हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट से पूछते हैं। ऐसा क्यों? जब आपको ये पता हो ना किसी की तबीयत ऑलरेडी पहले से खराब है, आप उसकी हेल्थ के लिए अगर पूछना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, ना हाउ आर यू नहीं, कभी भी नहीं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आपको कैसा लग रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अब आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आपको कैसा लग रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो फिलहाल जो डियर आज हम बातचीत करके चलेंगे, आज जो हम बातचीत करके चलेंगे वो चलेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन की, सेंटेंस की, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पोकन को सीखने के लिए। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड, देखो और एक और बात याद रखिएगा, आपकी क्लास टॉपिक वाइज हेडिंग्स नहीं मिलेंगी आपको, यही मिलेंगी स्पोकन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये हेडिंग मैं आपकी बनवाने वाला हूं, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि क्लास वाइज आपका टॉपिक, क्योंकि स्पोकन है डियर, उसमें कोई टॉपिक फिक्स नहीं होता है कि आज ये टॉपिक होगा, आज ये टॉपिक होगा, आज ये टॉपिक होगा। वो हमारे मन पे रहेगा, हम कौन सी क्लास में किस सीरीज से चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आज, ध्यान से सुनिएगा आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं कह सकता हूं, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, सेंटेंस फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंटेंस फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है अगर आपको लैंग्वेज बोलना सीखना है। एंड मैं आज आपकी कमेंट एक बार रिफ्रेश कर दूं। आज जो हम मुलाकात कर रहे हैं वो आज हमारे मुखर्जी नगर स्टूडियो से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी लाइटिंग आपको, ठीक है, थोड़ी सी लाइटिंग आपको ब्राइटनेस ज्यादा लगे, ऐसा कुछ है ना। हाँ ऐसा कुछ ज्यादा लगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, अब थोड़ा सा शायद आपको बेटर लगे, है ना। अब ठीक ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ की स्टूडियो की ब्राइटनेस वगैरह में है गड़बड़। चलिए, हाँ बिल्कुल कॉपी करना है, बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल कॉपी करते हुए आपको चलना है, ठीक है, बिल्कुल कॉपी करते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलो ये चीज करते हैं, कम करते हैं, कलर ये कर लेते हैं, बेटर दिखेगा। देखिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस फॉर्मेशन की, तो ये सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस नॉर्मल तौर पे बनता कैसे है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सेंटेंस आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, बताएंगे जरा आप। अगर एक सेंटेंस आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि सर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और आगे बात आ जाती है, हम ऐसे सेंटेंस बना देते हैं, बोलते हैं ना, ऐसे हम सेंटेंस बना देते हैं, ऐसे ही बोलते हो ना डियर। याद रखना, जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम चलते हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा।
तो सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है उस चीज को, और ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हम उस तरीके से नहीं जानेंगे, हम इस तरीके से जानेंगे जो हमारी स्पोकन में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो इसी बातों को मैं इंग्लिश में बोलूं। सेंटेंस फॉर्मेशन विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस फॉर्मेशन सेंटेंस के टाइप पर डिपेंड करती है। चलो जानते हैं डियर, पहले इसका एक बेसिक फॉर्मेट देखते हैं। हम एक बेसिक फॉर्मेट देखते हैं। बेसिक फॉर्मेट आप क्या पढ़ते हो, ध्यान से सुनिएगा। बेसिक फॉर्मेट आप क्या पढ़ते हो, साथ साथ कॉपी करिएगा, और प्लीज साथ साथ कॉपी करेगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपकी एज कुछ भी हो, आप स्कूल में, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे हैं ना हमारे साथ, उनको पहले से आदत है कॉपी करना, नोट्स बनाना अच्छे से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को पहले से आदत है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या आप नॉर्मल घर पे बैठे हैं और आप सीख रहे हैं इंग्लिश बोलना, तो आपकी हैबिट छूट चुकी है, आपको नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, सो प्लीज नोट्स बना लेना, क्योंकि आप अवॉइड करेंगे नोट्स बनाना, ऐसा नहीं करना है। बेसिक फॉर्मेट देखिएगा जरा। बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, जब आप बेसिक फॉर्मेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट लेकर आते हैं, आप एक वर्ब लेकर आते हैं, और हां ध्यान से सुनिएगा आगे मैं क्या लिख रहा हूं। आप एक सब्जेक्ट लेकर आते हैं, आप एक वर्ब लेकर आते हैं, और बेसिकली आप एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है, आगे कुछ हो या ना हो उसको भी अवॉइड करेंगे, हम इतना बनाने की कोशिश, आगे क्या पता और कुछ एक्सप्लेनेशन आ जाए। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। आप ये चीज बेसिकली सबसे पहले आप ये चीज लेकर आते हैं, आप सब्जेक्ट लेकर आते हैं, आप ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है, और आप वर्ब लेकर आते हैं। ये चीज आप बेसिक फॉर्मेट आप ये देखते हो सेंटेंसेस का, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, तो ये बेसिक फॉर्मेट आप देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा चीजों को आगे वेरीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। अब आप मुझे छोटे छोटे रूप में ये बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होती है। तो छोटे रूप में जाने, ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, जो इस वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो इस वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा, आपको ऐसे ही लिखना है, जो इस वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा वो सब्जेक्ट होगा। अब हमारे पास सवाल पैदा होता है, सर ये जो वर्ब है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा वो सब्जेक्ट है, मतलब कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपकी मदद करूंगा, और थोड़ा ना सेंटेंस बनाने की भी कोशिश करें, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। तो उस हेल्प को, वर्ब को ना मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं करूंगा आपकी मदद, आई विल हेल्प यू, आई रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब्जेक्ट हुआ। फिर आपने बोला सर ये वर्ब क्या होती है, ध्यान देखिएगा, वर्ब वो होती है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, जो किसी पोजेशन को रिप्रेजेंट कर दे। एक एक एग्जांपल ना सबका लिखूंगा मैं, एक एक एग्जांपल सबका लिखूंगा मैं। जो किसी हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर दे, मेनली वर्ब ये काम करती है, एक्शन, पोजेशन और हैपनिंग। अब आपने बोला सर इनका मीनिंग क्या, देखो एक्शन कार्य होता है कोई भी काम, पोजेशन क्या होता है अधिकार, और हैपनिंग क्या होती है कोई भी घटना। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप लर्नर हैं, ठीक है, मैं टीचर हूं, आप जब अपने बारे में कुछ भी बता रहे होंगे तो वो एक हैपनिंग है नॉर्मल। भाई मेरे 2 भाई बहन हैं, मेरे 2 फ्रेंड हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा तो मैं इस तरीके से बोलूंगा। ठीक है, वेरी गुड। सो ये कर्ता वर्ता मत याद रखना प्लीज, कोई भी ये ना याद रखे कि कर्ता सब्जेक्ट होता है, ये चीज ना आपको बेकार बना देंगी, स्पीकिंग के लिए बेकार बना देंगे। चलो एक एक एग्जाम्पल मेरे साथ देखिएगा। अगर मैं ये कहता हूं ही ईट्स एन एप्पल डेली, देखो प्यारा सा छोटा सा मैंने एक सेंटेंस बना दिया, ही ईट्स एन एप्पल डेली। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, वो खाता है एक एप्पल डेली हर दिन, वो खाता है एक एप्पल डेली हर दिन, वो एक एप्पल हर दिन खाता है, ही ईट्स एन एप्पल डेली, वो हर दिन एक एप्पल खाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपके पास यहां पर आ गई। अब ध्यान से सुनिए, आप क्या बोलेंगे, सर ये वर्ब है, हां, तो आपको नहीं लग रही है एक्शन को दिखा रही है, ये एक्शन को दिखा रही है, और इसका सब्जेक्ट कौन है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रही है, खाता कौन है, ही। तो ये हम बोल देते ना डूअर, कर्ता, सब्जेक्ट होता है, ऐसे मत देखो उसको, ऐसे देखो कौन कौन उस चीज को कर रहा है, ही, तो ही उसका सब्जेक्ट हुआ। बट एक बात बताइएगा,
अगर मैं बोलूं उसके पास एक नई कार है, उसके पास एक नई कार है, तो मैं बोल दूंगा ही हैज अ न्यू कार। बट जब आप इसको लिख रहे हैं डियर, भाई मैंने प्रॉमिस किया था बिल्कुल बेसिक से, मेरे बच्चे बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, इससे बेसिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी ना, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान से सुनते हुए चलना प्लीज। ही हैज, अब ये हैज वर्ब है, तो आपको नहीं लग रहा ये वर्ब यहां पोजेशन यानी कि अधिकार को दिखा रही है। अब आप खुद से सोचो, क्या गाड़ी आपके पास होना, कोई काम कर रहे हो, आपके पास एक नई गाड़ी है, क्या ये कोई आप काम कर रहे हो, आपके पास एक नई गाड़ी है, सर ये तो कोई काम नहीं हुआ, तो ये क्या अधिकार है मेरा, उस गाड़ी पर मेरा अधिकार है, मेरी गाड़ी है, तो मैंने बोला आई हैव अ न्यू कार, उसकी गाड़ी है, ही हैज अ न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी है, वेरी गुड। बेटा हेड हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, बाद की बातें हो, ध्यान से सुनना। तो हमने ये बोल दिया, ठीक है, आपको समझ में आया, आपने बोला ठीक है। तो अब एक बात पे आप ध्यान दे दीजिएगा, ये जो वर्ब है, हाँ, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है, हाँ, और टेंस के हिसाब से चलती है। अब जैसे एक बच्चे ने बोला, वेरी गुड, जैसे एक बच्चे ने बोला सर ये पास्ट में करना हो तो हेड कर दूं, हाँ, तो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर यहां दे होता तो दे के साथ हैज नहीं, दे के साथ क्या आता है, हैव। तो याद रखिएगा वर्ब पर कंट्रोल किसका होता है, टेंस का, और वर्ब पर कंट्रोल किसका होता है, सब्जेक्ट का, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये चीज आपने यहां लिख ली। चलिए देखिए, तो ये एक्शन, पोजेशन और हैपनिंग आपके पास आ गई, ठीक है, वेरी गुड। सो ये चीजें आपके पास देखी। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये पोजेशन दिखा रही है, ये एक्शन दिखा रही है। खाना क्या होता है, एक्शन होता है, ये क्या होता है, पोजेशन। अगर मैंने ये बोला आपको एक छोटा सा सेंटेंस, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो इज है, जो ये इज आ रहा है, हाँ, ये तो एक हैपनिंग को दिखा रहा है डियर, हैपनिंग यही तो है, वो क्या है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आपने यहां ही तो लगाया, वेरी गुड, ही तो लगाया, और जब यहां आपने ही लगा दिया तो ये सिंपल सी चीज बनी, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये हैपनिंग हुई, ठीक है। सो अभी तक हमने बात किसकी की, सब्जेक्ट की, और डियर अभी तक मैंने बात किसकी की, वर्ब की। तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ब एक्शन दिखा सकती है, एक वर्ब पोजेशन दिखा सकती है, एक वर्ब हैपनिंग दिखा सकती है, हाँ याद रखिएगा, और एक वर्ब टाइम दिखा सकती है। टाइम के बारे में भी कौन बताता है, वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं वॉज कर दूं तो ये पास्ट हो जाएगा, मैं हेड कर दूं तो ये पास्ट हो जाएगा, और ईट कर दूं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दूं तो ये पास्ट हो जाएगा। खाया था, उसने एप्पल, वो एप्पल खाता है, उसने एप्पल खाया था, उसके पास एक नई गाड़ी, उसके पास एक नई गाड़ी थी। सो आप इन चीजों को इस तरीके से देखने लग जाएंगे, ठीक है पुत्र। तो याद रखिएगा, वर्ब अपने अपने में अपना अपना नेचर दिखाती है, तो कभी भी ये दिमाग में ना लाएं कि वर्ब स्पेसिफिक एक ही चीज दिखाती है। वर्ब स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें दिखाती है, और उन चीजों को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। अब आप क्या बोलते हो, कर्ता सब्जेक्ट होता है। ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। क्यों आधी अधूरी, देखो, कर्ता मतलब काम को करने वाला, हाँ, तो वो तो एक्शन को ही तो काम करेगा, तो इसका सब्जेक्ट तो कर्ता मान लिया। बट ये कोई काम थोड़ी ना, तो ये कोई करता है, ये इसका डूअर है, काम को करने वाला है। अरे कोई काम ही नहीं हो रहा तो ये काम को करेगा कैसे, बट ये स्टिल सब्जेक्ट है। इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन अधूरी है हमारे पास। इसलिए याद रखेगा, जो अब उस वर्ब को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वर्ब को जो करने की कोशिश करेगा, उस एक्शन को, उस पोजेशन को जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, वो सब्जेक्ट होगा। समझ आया, वेरी गुड। डन। बेटा कोई भी ना आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना पूछें, जो चल रहा है ना उसको सीखते चले जाओ। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसमें हम टेंस करेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या करेंगे हम, इस बैच में क्या नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला हम इसमें वो ग्रामर के टॉपिक्स करेंगे जो हमारे लिए स्पोकन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आप कमेंट्स पे अगर टाइम वेस्ट करने की बजाय ध्यान से समझोगे तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो बच्चे इस बात को दिमाग में बैठा ले, कमेंट्स में अपना सारा टाइम वेस्ट मत करो, चीजों को ध्यान से सुनो समझो, ठीक है। चलो ये सब्जेक्ट हो। अब बात करो जरा ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में स्पोकन बैच को स्पोकन की तरह चलाया जाएगा। अगर आपको ग्रामर ही सीखनी है, अगर आपको ग्रामर ही सीखनी है तो फिर ग्रामर का बैच ले लो,
ठीक है जी। जिनको ये लग रहा है नहीं सर हमें तो सिर्फ ग्रामर सीखनी है, तो सिर्फ ग्रामर सीखनी है, आप ग्रामर का बैच ले लो, वहां पे आपको ग्रामर आ जाएगी। ठीक है, वहां पे आपको ग्रामर बेस्ट आ जाएगी। ये स्पोकन का बैच है, स्पोकन ले लो। ठीक है, स्पोकन ले लो। देखो तो ये वर्ब क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, प्रेजेंट है। सेकंड फॉर्म तो वो टाइम क्या बता देती है, पास्ट बताती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो जिनको ग्रामर का बैच चाहिए, ग्रामर बेटा होती है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए, एग्जाम देना हो आपने तो ग्रामर में इतना डीपली घुसते हो। हाँ, अब यहां डीपली थोड़ा ना घुसोगे, यहां तो हमें डीपली थोड़ा ना कूदना, जंप मारनी है। इंग्लिश बोलना सीखना है, इतिहास नहीं रचना है इंग्लिश में। बोलना बहुत आसान है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। ठीक है, और ग्रामर सीखना वो मुश्किल है। उस बैच में आपसे 6-6.5 महीने में सिर्फ ग्रामर सीखते हो, फाउंडेशन बैच में। वो आपके किसी भी काम का नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। सो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको देखना सर मुझे तो कोई एग्जाम निकालना है, मुझे तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो फिर आपके लिए फाउंडेशन बैच है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह, पैराग्राफ्स, वो पैराजम्बल्स वगैरह। ठीक है, समझ आया। स्पीकिंग इज वेरी इजी। जो भी आप सुनते हो, जो भी आप बोलते हो, वही बोलना चालू कर दो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए वापसी करते हैं। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जब आप किसी भी वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, ध्यान दो, वो एक्सप्लेनेशन ही उसका ऑब्जेक्ट है। जब आप किसी भी वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, तो आप क्या खाया, तो खाया क्या खाया। ठीक है, आए तो किसके साथ आए, तो क्या किसकी, दो हमेशा हमेशा बोलोगे आप। क्या, एक तो ये व्हाट का रिप्लाई होगा, क्या हमेशा, और ये हूम किसके साथ, मैं मिला था, किससे मिले थे, मैंने खाया था, क्या खाया था। हमेशा इन दोनों का रिप्लाई ही ऑब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगा। लिखा था, क्या लिखा था। ठीक है, खेल रहा था, किसके साथ खेल रहा था। या तो इंसान होगा तो आप बोल दोगे हुम, किसके साथ। और कोई चीजें वगैरह बाकी चीजें होंगी, अदर के लिए अदर्स, कोई भी चीज बच गई उसके लिए आप बोलोगे व्हाट। आ जाओ एक बार चेक करें, देखो ही ईट्स, उसने खाया था, व्हाट क्या खाया था, एप्पल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज, उसके पास है, क्या है उसके पास, एक नई गाड़ी, तो ये गाड़ी ऑब्जेक्ट हो गई। समझ आ गया आपको। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो साथ साथ कॉपी कर लिया आपने। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नाता आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया कि सब्जेक्ट होता है जो उस वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और वर्ब किसी एक्शन, टाइम, पोजीशन, किसी को भी दिखा सकती है। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो उस वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जो उस वर्ब को एक्सप्लेन करेगा उसको हम बोल के चल लेते हैं ऑब्जेक्ट। यहां तक हमारे दिमाग में बातें बैठती हैं। आई होप आपका साथ साथ कॉपी हो गया होगा। चलो जी, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अब आप जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आती है, उस बात को आप सीखेगा, पूरा ब्रीफ तौर पे सीखेगा कि जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो आपने बोला ठीक है सर हम लिख देते हैं, और जब आप वर्ब लिखते हैं, हाँ, और फिर आप जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक चीज अपने दिमाग में अब ये बैठाइएगा, जो ये वर्ब है, हाँ, साथ साथ कॉपी रखना है प्लीज। जो ये वर्ब है, एक बात याद रखिएगा, ये दो चीजों के हिसाब से आती है। या तो ये टेंस के हिसाब से आएगी, या तो ये टेंस के हिसाब से आएगी, या उससे पहले एक छोटी चीज और सिखा देता हूं। देखो ऐसे सीखना, वर्ब कई बार दो चीजों में बट जाती है। एक हो जाती है हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाती है मेन वर्ब। भाई दो में ये बट जाती है, तो ये याद रखिएगा, एक हो जाती है हेल्पिंग वर्ब, एक हो जाती है मेन वर्ब। कई दफा सेंटेंस इसलिए बड़ा हो जाता है, ठीक है, कई दफा, वेरी गुड, सेंटेंस इसलिए बड़ा हो जाता है, बट आपको यहां उन चीजों को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। सबको कॉपी करना है बच्चे, सबको कॉपी करना, चाहे पुराना बच्चा हो, पुराने बैच का हो, नए बैच का। नए जो पुराना स्पोकन बैच था उससे ये अलग चलेगा, इसमें मैं और ज्यादा बेसिक से कराने लग रहा हूं चीजें। तो जो पुराने स्पोकन बैच के हैं, जिन्होंने ये स्पोकन बैच भी ज्वाइन किया है, उनको भी ये कॉपी करना है, क्योंकि पुराने स्पोकन बैच में इसमें क्या फर्क है, पुराने स्पोकन में जो मैंने कराया था इससे भी ज्यादा और बेसिक से इसमें स्टार्ट कर रहा हूं मैं चीजें। ठीक है ना।
सो पुराने स्पोकन बैच से और ज्यादा बेहतर हम इस बैच में करने की और बड़ी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। सो ये वर्ब हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला दे आर वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वे उनके दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स, वो उनके दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप इसको लॉजिकल क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और आप इसे लॉजिकल क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। तो कई दफा तो आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिखाई देती हैं, कई दफा आपको खाली मेन वर्ब दिखाई देती हैं। जैसे उन्होंने वेट किया था, उन्होंने रश्मि के लिए वेट किया था, उन्होंने रश्मि के लिए वेट किया था। सेंटेंस जरा बनाने की कोशिश करना बेटा जी, सबको कॉपी करना है, चाहे कोई फाउंडेशन बैच में पढ़ रहा हो। बेटा उसकी ग्रामर और उसकी ग्रामर में फर्क है, इसीलिए हर एक स्टूडेंट को ये कॉपी करना है। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर मैं आपके फाउंडेशन बैच में हूं तो मुझे कॉपी करने की जरूरत है, तब भी कॉपी करने की जरूरत है भाई। तो याद रखिएगा, हर स्टूडेंट को कॉपी करने की जरूरत है, उसमें और इसमें फर्क है, उसमें इसमें फर्क है। आप इन्हीं को रिवाइज करके जितनी ग्रामर मैं आपको स्पोकन के बैच में कराऊंगा, उसके अलावा आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सिर्फ स्पीकिंग सीखनी। तो याद रखिएगा, तो सबको कॉपी करना है। देखो, उन्होंने रश्मि के लिए वेट किया था, तो मैंने बोलूंगा मैं दे वेटेड फॉर रश्मि, दे वेटेड फॉर रश्मि। तो ध्यान दीजिएगा, क्या इसके बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं, तो ये खुद में ही मेन वर्ब है। तो याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेन वर्ब की मदद करती है। भाई अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो देखो आप सेंटेंस अधूरा मीनिंग देगा। दे वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड, दे वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड, वे अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे पे आके रुक जाऊंगा मैं, कर रहे हैं या कर रहे थे? मैं बोला सर वो तो बोला ही नहीं, आपने लिखा ही नहीं। वे अपने दोस्तों के लिए इंतजार कर रहे हैं या थे, कहता अब ये नहीं पता, तो अधूरी बात हो गई ना। इसलिए अगर मैं यहां हेल्पिंग वर्ब ना लिखूं तो अधूरी बात है। आर तो कर रहे हैं, पास्ट बनाना होता तो मैं वर लिख देता कर रहे थे, इतनी नॉलेज सबको है। सो ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही नहीं आती, ये इसकी मदद करने के लिए आती है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब या कई बार आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। अब इसमें कोई मदद की जरूरत नहीं है, सेंटेंस पूरी सेंस दे रहा है। जैसे उन्होंने इंतजार किया था, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट दिखाती है, इतनी नॉलेज भी सबके पास है। अदरवाइज मैं जब आपको इसमें टेंस कराऊंगा स्पोकन से रिलेटेड तब भी बात बताऊंगा, ठीक है। सो उन्होंने इंतजार किया था रश्मि के लिए, सही है भाई, सिंपल। तो हेल्पिंग वर्ब तब आती है जब उसकी जरूरत हो, अदरवाइज नहीं आती। अब आप बोलोगे सर कब आएगी कब नहीं आएगी? डियर ये हम टेंस में कराऊंगा ना, जब आपके स्पोकन से रिलेटेड टेंस कराऊंगा तब मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। चल मेरे भाई आगे देखते हैं। तो ये आपके पास सारा का सारा फॉर्मेट आपके पास दिमाग में बैठ गया होगा, बोलो जी हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डन है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक दो बच्चे की अगर कमेंट मिस होती है तो समझ बेटा हजारों बच्चा है बैच में, कमेंट कई बार मिक्स हो जाती है, मिस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ना सोचे सर मेरा आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी नेगेटिव बात अपने दिमाग में प्लीज ना लाएं। तो आसान हो गया ये काम, हाँ हमें अब ये भी समझ आ गया सर। चलो अब इसका मैं अगला एक और रूप लिखवाऊं। ये हर चीज अगर आपके दिमाग में रहेगी ना तो आपको सेंटेंसेस याद रखने में और यूज करने में आसानी हो जाएगी। जरा ध्यान से सुनना, मैंने फिर से एक कॉन्सेप्ट लिखवाया। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्या है। आप एक बात याद रखनी है कि जब आप सब्जेक्ट यूज करते हो, हाँ, जब आप वर्ब यूज करते हो और जब आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो। आपने बोला सर अब क्या रह गया? देखो ये जो वर्ब है ना, हाँ, ये किसके हिसाब से आती है? ये दो चीजों के हिसाब से आती है। अभी अभी तो बताया मैंने, ये टेंस के हिसाब से आती है, अकॉर्डिंग टू टेंस। ऐसे लिखो इसको, अकॉर्डिंग टू एरो लगाना टेंस, और अकॉर्डिंग टू मॉडल,
अब हमारे पास दो नई चीजें आ गई, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मॉडल। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू मॉडल्स आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब यूज करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या बताना, वेरी गुड। अब आपको बताना होगा कि मुझे टेंस के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, मॉडल्स के। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तब उनको जानेंगे। बट हम भारत देश में पैदा हुए हैं, इतना तो है नहीं कि बिल्कुल ही हम इंग्लिश में जीरो हैं, कि हम बिल्कुल ही पहचानते नहीं कौन सी चीज क्या है। इतना तो आप यहां पर पहचान ही रहे थे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन रहा है, ये पास्ट है, ये तो आप पहचानते ही उतना बेसिक। तो ये मॉडल्स क्या होते हैं और टेंस क्या होते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक अच्छे से बात बता दूं, ये जो मॉडल्स होते हैं ना, हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। याद रखिएगा, सारे मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही होते हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप समझोगे उतना अच्छा है। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसलिए मॉडल्स के बाद आपको पक्का प्लस में मेन वर्ब जरूर दिखाई देगी। और मेन वर्ब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, अब मैं सबके एक एक एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल लिखूंगा, कुछ इसके भी एग्जाम्पल लिखूंगा। ठीक है ना, आपको एक बेसिक फॉर्मेट सेंटेंस का समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आपने बचपन में क्या देखा था हेल्पिंग वर्ब में, आपने देखा सर मे, कैन, कुड, विल, शेल, बहुत कुछ आपने देखा। अब हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो मैं आपको जब मॉडल्स कराऊंगा इस बैच में तब सिखाऊंगा। क्या सर मॉडल यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले होंगे? नहीं, यहां पर स्पोकन वाले होंगे, जो स्पोकन से रिलेट करते हैं मॉडल्स, हम उनकी बात करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। मैंने बताया था ना, कंपटीशन इंग्लिश जो आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो उनमें बहुत डिफरेंस है। स्पोकन में, कंपटीशन में जो चीजें गलत होती है स्पोकन में कई जगह सही हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। सो मे, कैन, कुड, विल, शेल, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं। तो ये चीज देखें, चलो ध्यान से देखिएगा जरा। तो इनको कहां जानेंगे हम, बाकी जगह। अब दोनों के कुछ कुछ एग्जाम्पल हो जाएं। ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस जरा मैं बताता हूं, सेंटेंस बताता हूं, आप बनाना, आप बनाना। ठीक है, आप बनाना। मैंने बोला वो सुबह चाय पीता है, वो सुबह चाय पीता है, वो सुबह चाय पीता है। बताओ, वो सुबह चाय पीता है, वो सुबह चाय पीता है। प्रेजेंट की बात है, था तो नहीं बोला, तो वो पीता है चाय। अब कई बोलेंगे सर चाय पीने के लिए क्या आएगा। अब अगर आपको यही नहीं पता तो आप खुद से दिमाग लगाओ, आप कैसे इंग्लिश बोल पाओगे। तो मैंने क्या बोला, इसीलिए तो सेंटेंसेस पहले पढ़े हुए होने चाहिए। जैसे कोई ड्रिंक बोल रहा है, गलत, चाय के लिए ड्रिंक यूज ही नहीं होता, चाय के लिए टेक यूज होता है। आप बोलोगे अरे टेक तो लेना होता है, ना 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 ना, चाय पीना भी टेक होता है। चाय को गुड 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 गुड, बेटा ड्रिंक का मतलब समझ रहे हो आप। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास क्या है। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर चाय के साथ ड्रिंक क्यों नहीं आता। ड्रिंक का मतलब समझते हैं आप, ये जैसे मैंने बोतल ओपन की, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिंकिंग। सो मैं बोलूंगा आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। आपने बोला अरे सर आप बोल नहीं रहे, कुछ बोलो ना। मैंने बोला अरे आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। सो ड्रिंक करने की जो होती है ना, वो चीजें ये होती है। समझ आए चीजों को। अब चाय हम क्या करते हैं, गुड 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 गुड। हमने बोला भाई तरीका है, चाय कैसे कैसे पी लोगे भाई। इसलिए चाय के साथ टेक वर्ब यूज होती है, ड्रिंक वर्ब यूज नहीं होती। सो आप क्या बोलोगे, वो सुबह चाय पीता है। चलो बनाओ सेंटेंस, ये हो गया ना यहां तक कॉपी। इनके नीचे आपने कॉपी करने हैं सेंटेंसेस। आप लिखोगे, अगर ही है तो टेक नहीं, क्या है बचपन में याद है, टेक्स आता था। ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय पीता है। तो ये वर्ब है, ये वर्ब है। हाँ, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा जरा, ये किसके हिसाब से आई है, टेंस के हिसाब से आई। ठीक है, वो टेंस के हिसाब से आई है। समझ आया। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, आप इसमें एक काम करो, आप बोलो वो मार्केट जाएगा,
वो मार्केट जाएगा। अब इसका सेंटेंस बनाओ, मैं जरा आपकी कमेंट से रिफ्रेश कर देता हूं। वो मार्केट जाएगा, वो मार्केट जाएगा। तो आप पता है क्या बोलोगे? सर ही विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने फिर से चेक किया, वर्ब आई, सो 100% ये हेल्पिंग वर्ब होगी। हाँ, और ये मेन वर्ब होगी, एमवी मतलब मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। इस बार ये हेल्पिंग वर्ब टेंस वाली नहीं, मॉडल वाली, तो इन्हीं को मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, जो ख्वाबों ख्यालों को बुनती हैं, फ्यूचर दिखाती हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करती हैं, जो भी चीजें हैं बाद में हम जानेंगे। तो ये आ गया। सो आपने क्या देखा, जब आप एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, जब आप एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जब आपके नॉर्मल सेंटेंस, एक सेकंड रुकिए बेटा, एक सेकंड। चलिए जी मेरे दोस्त, वापसी करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आज के बाद आपने क्या सीखा? सर हम सीख गए, या तो हमें सब्जेक्ट के बाद टेंस के हिसाब से वर्ब दिखेगी, या हमें कोई ना कोई मॉडल दिखेगा। ही विल गो देयर, ही शुड गो देयर, ही मस्ट गो देयर, ही कैन गो देयर, ही कुड गो देयर, ही मे गो देयर, ही माइट गो देयर। सारे मॉडल्स बोल दिए ना डियर, सारे मॉडल्स बोल दिए ना, आप सुनते रहना मेरी बातों को, सारे मॉडल्स बोल दिए ना। तो ये चीज यही है, ये चीज यही है, इस बात को दिमाग में याद रखना, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। स्नेहल एक बच्ची है, सर फास्ट करा दो। बेटा आपको फास्ट करना है तो मेरे पास गलत आ गया, मैं कभी फास्ट पढ़ाता ही नहीं मेरे बच्चे। मुझे सब बच्चों का यहाँ फ्यूचर बनाना है, खराब नहीं करना है। फास्ट करा के क्या बेवकूफ हूं मैं? ठीक है, तो अपने लिए सेल्फिश ना बने। यहां बाकी बच्चे भी है जिनका बेसिक वीक है, अपने लिए सेल्फिश ना बने, ठीक है। वेरी गुड। तो ये चीजें आप दिमाग में बात रखो, या तो आपको मॉडल्स दिखेंगे, हाँ, या आपको टेंस दिखेगा कोई ना कोई, या आपको टेंस दिखेगा कोई ना कोई। समझ आ गया? वेरी गुड। तो या तो आपको कोई ना कोई टेंस दिखेगा सब्जेक्ट के बाद, या आपको कोई ना कोई मॉडल दिखेगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख सकता आपको, इसके अलावा तो पक्का कुछ नहीं दिख सकता। डेफिनेट बात है, बिल्कुल जी। डन है? और बताइए, डन। चलो, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने सेंटेंस का जान लिया, एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया, एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया। क्या होता है, क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर। और वर्ब किसके हिसाब से? टेंस या मॉडल के हिसाब से आएगी। अब सर मॉडल क्या होते हैं? टेंस के हिसाब से कैसे वर्ब है, क्या है, मैं गोज लिख सकता हूं, क्या यहां टेक लिख सकता हूं, वो सब चीजें हम टेंस और मॉडल में आगे पढ़ेंगे। बट आज का टॉपिक हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन है। आसान हुआ? ध्यान दीजिएगा, साथ साथ कॉपी रखिएगा प्लीज, आप साथ साथ कॉपी रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, एक बात ना अपने दिमाग में और बैठाइएगा, भाई ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट आए, हां, वर्ब आए, हां, बस इतना सेंटेंस हो जाए, इतना सेंटेंस हो जाए, हां, ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? ध्यान से सुनना, किसी भी स्टेटमेंट की कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, कंप्लीट सेंस शुड बी देयर, कंप्लीट सेंस वहां होनी चाहिए, कंप्लीट सेंस शुड बी देयर। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? कंप्लीट सेंस वहां होनी चाहिए। याद रखना, अकॉर्डिंग टू द स्पीकिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो भी कंडीशन सिचुएशन आपके पास है, जो भी कंडीशन या सिचुएशन आपके पास है, उसके हिसाब से वहां चीजें होनी चाहिए। ध्यान रखना। अब यहां पर आपको मैं बताऊंगा एक कॉम्पिटिशन इंग्लिश में और एक स्पोकन इंग्लिश में क्या फर्क है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने बोला, वहां सब बैठे हुए थे, हाँ, सो किसी ने आपसे पूछा, वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव मटर पनीर, वुड यू लाइक टू हैव मटर पनीर, क्या आप मटर पनीर खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव मटर पनीर, ठीक है। आपने बोला आई विल ईट, मैं खाऊंगा, सिर्फ इतना बोला। आई वुड हैव, सिर्फ इतना बोला।
आई वुड लव, सिर्फ इतना बोला। अगर आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस गलत हैं, बट ये सेंटेंसेस रिप्लाई में सही हैं, क्योंकि कभी भी रिप्लाई में हम रिपीट नहीं करते सेम चीजों को दोबारा। सेम चीजों को दोबारा कभी रिपीट मत करना जब आपको रिप्लाई दो। तो ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बोला डू यू, अब ऐसे देखो पहले इसको, आई प्ले, ठीक है, आपने एक सेंटेंस लिखा, आपने लिखा आई विल प्ले। हां, अब ध्यान से सुनो, ग्रामर के तौर पे यह गलत है। ग्रामर कहती है क्या, आई विल प्ले, क्या आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, क्या, क्वेश्चन मार्क लग गया ना। आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, मैं खिलाड़ी हूं, क्या खेलते हो भाई, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले हॉकी, क्या, कुछ नहीं लिखा। इनकंप्लीट स्टेटमेंट, इनकंप्लीट सेंस, इनकंप्लीट सेंस। तो ये तो बात हुई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहता है सेंटेंस कंप्लीट लिखो, वेरी गुड। बट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब बात करते हैं हम स्पोकन इंग्लिश। अब बात करते हैं हम स्पोकन इंग्लिश। याद रखिएगा डियर, स्पोकन इंग्लिश की बस एक ही खासियत है, हां इसमें कुछ गलत नहीं होगा, बस ग्रामर सही हो, आधी अधूरी चलेगी। मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला डू यू वांट टू प्ले, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। आपने बोला यस आई विल प्ले, यस आई विल प्ले, हां मैं खेलूंगा, खत्म। अब ये इसका रिप्लाई है, अब ये इसका आपने ऐसा रिप्लाई दे दिया, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, यस आई विल प्ले, हां डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, यस आई वांट टू प्ले, खत्म। अब मैं पागल हो गया हूं, मैं दोबारा से वहां क्या लिखूंगा, क्रिकेट, नहीं लिखना चाहिए। दोबारा से वहां मुझे क्रिकेट क्या रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा अपने आप में, ये चीज ठीक है। पहला। दूसरा देखो, आपने इसका रिप्लाई ये किया व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सिर्फ इतना रिप्लाई, पूरा सेंटेंस बन गया। व्हाई नॉट का मतलब क्या होता है, क्यों नहीं। डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, चलो। क्यों नहीं का मतलब क्या, मना कर रहे हो, हां कर रहे हो, हां कर रहे हो। क्या सर अगर हम स्पोकन में रिपीट कर दे तो क्या गलत, अरे स्पोकन है वो, तब भी गलत नहीं है। यस यस आई वांट टू प्ले क्रिकेट, अब पूरा बोल दो, यस आई वांट टू प्ले क्रिकेट, पूरा बोल दे, ये बोल दे मेरे दोस्त, यस आई वांट टू प्ले क्रिकेट, हां मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, यस आई वांट टू प्ले क्रिकेट, पूरा बोल मेरे दोस्त। जिस दिन आपको यह चीज समझ में आ जाएगी, जिस दिन आपको यह चीज समझ में आ जाएगी, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे बोलते टाइम, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बोलते टाइम, आहिस्ता आहिस्ता आएगा भाई, जादू की छड़ी नहीं है घुमा दे। हिंदी सालों में आई है तो इंग्लिश का कॉन्फिडेंस कुछ तो लो। हिंदी से इंग्लिश जो है, मैं कहता हूं हिंदी से आसान इंग्लिश बोलना है, इसलिए जल्दी सीख जाओगे। सो कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्या पता उस टाइम आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा वर्ड आ जाए और फिर आप डायरेक्टली बोल दो, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, श्योर, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई वांट, यस आई विल प्ले, व्हाई नॉट, यस आई वांट टू प्ले, यस आई विल प्ले क्रिकेट। फिर बताओ, समझ आया, फिर आ तो गया कुछ नहीं, और सब भाड़ में गया, आप बोल दो यप खत्म, यप खत्म, सब खत्म, आ गया ना। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठानी है। तो जरूरी नहीं है वर्ब आए तो उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है।
तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, उनको आहिस्ता आहिस्ता आंसर होंगे, पहले भी पढ़ना चालू कर दो। सर बोलना कैसे प्रैक्टिस करें, मैंने कल एक क्वेश्चन का आंसर दिया था आपको। बोलने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, सिर्फ उस चीज के लिए आप आगे बढ़ते चले जाओ। अभी तो अभी अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी उनके आंसर नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है, बाद में आएंगे। अभी आप सोचो, अभी आपके पास ये आंसर आ जाए कि सर मैं प्रैक्टिस कैसे करूं इंग्लिश बोलने का, पहले इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना सीख ले मेरे दोस्त। इंग्लिश में कैसे बोलेगा इसे बताओ, मैं प्रैक्टिस कैसे करूं इंग्लिश बोलने का। ये सेंटेंस जिस दिन इंग्लिश में बनाना आ जाए उस दिन बताऊंगा मैं प्रैक्टिस कैसे करते हैं। बंदूक में गोली होनी चाहिए तब ना चलाने जाओगे। सर बंदूक कैसे चला दूं, सर ये कैसे मार दूं उसको, मैंने बोला गोली, ये कहता नहीं है बस खाली बंदूक, फिर कैसे सिखा दूंगा मैं। आपके पास सेंटेंसेस होने चाहिए, आपके सब पास सेंटेंसेस होने चाहिए, समझ आई बात। आपके पास फॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले सीखो चीजों को फिर आएगा। यहां तक आसान होगी चीजें, डन है। बताइए अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपके पास? वेरी गुड, तो फटाक से कॉपी करिए फिर आगे की बात करते हैं। डन जी, चलो मेरे भाई अब आगे की बात करते हैं। तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें ये दिखाई दे गया, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब हमें दिखाई दे गया, ठीक है, नॉट गलत। हाउ कैन आई प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, नॉट हाउ कैन आई प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, पक्का कैसे मैं इंग्लिश की बोलने की प्रैक्टिस कर सकता हूं? चलो आएगा आएगा आएगा। डन है। सुधरोगे नहीं आप लोग, अभी बता देता हूं, तब आएगा ना तब सिखाऊंगा ये सेंटेंस फॉर्मेशन। रुक जाओ अभी आप लोग, रुक जाओ अभी आप लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, देखो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हो। आपने क्या देखा, सब्जेक्ट यूज करो, आपने क्या देखा, वर्ब यूज करो, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बगैर भी काम चलता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी काम चलता है। अब आप बात को जरा आगे ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं और कई ऐसी वर्ब्स होती हैं उनके ऑब्जेक्ट ही नहीं होते, नो ऑब्जेक्ट उनका कोई। अब मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कहते हैं, वो चीज जानने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपने बोला आई एम ईटिंग, तो आप ईटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, आई एम ईटिंग एन एप्पल, एक्सप्लेन हो गया। अगर मैं कहूं आई एम रनिंग, क्या रनिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं, इम्पॉसिबल। सो याद रखिएगा, जब आप सब्जेक्ट लगाते हो और आप वर्ब लगाते हो, हां, तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं ऑब्जेक्ट उनके लिए लेना पॉसिबल है, ऐसे लिखना बेटा। और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लेना क्या है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कहता हूं ही इज रनिंग, सही है। मैंने बोला ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, सही है। बट अगर मैं बोलूं वो खेल रहा है, हाँ, या तो आप इतना छोड़ दो ही इज प्लेइंग, हाँ, या आप इसको एक्सप्लेन कर दो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, आप एक्सप्लेन कर दो। सो ये ऐसी वर्ब है जिसके ऑब्जेक्ट पॉसिबल है। ये ऐसी वर्ब है, ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रही हो तुम। अब क्या आप इसे क्राइंग को एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये देखो, अब ध्यान से सुनो। फिर एक बच्चे ने बोला सर अगर मैं ये लिख दूं ही इज रनिंग देयर, तो डेयर आपको लगता है मेरे पुत्र ये रनिंग को एक्सप्लेन नहीं किया आपने, हां, ये बताया है वो दौड़ रहा है, हां, वेयर कहां दौड़ रहा है, वहां दौड़ रहा है, कितने बजे दौड़ रहा है, किसके साथ दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है।
तो ये रनिंग की एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। खा रहा है, क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए मैंने कहा था ऑब्जेक्ट का मतलब आपके पास दो जवाब थे, या तो व्हाट का रिप्लाई आएगा, क्या खा रहा है, ठीक है, होम वो मिला था, किससे मिला था, आई नो मैं जानता हूं, किसको जानते हो। सिर्फ ये दो, सिर्फ ये दो चीजें आप इन चीजों में देखोगे, ठीक है, ये दो चीजें आप सिर्फ इन चीजों में वेरीफाई करके देखोगे। सो ऑब्जेक्ट का मतलब है वो उसको एक्सप्लेन करेगा। खा तो क्या खा रहा है। एक बात बताइए, वो रनिंग, वो दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है, किसके साथ दौड़ रहा है, कहां दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है। तो अगर आप ये बोल दोगे ही इज रनिंग फास्ट, और आपको लगता है मेरे पुत्र कि फास्ट उसका ऑब्जेक्ट है, तो फास्ट उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं, जिनको आप स्पोकन में जानने की जरूरत नहीं है। अलग देखो, आप इनको ये बता रहे एक्शन हो कैसे रहा है, अरे ऐसे तो ये भी लिख दोगे ही इज ईटिंग फास्ट। भाई मम्मी ने थप्पड़ लगाया तुम्हें, यू आर ईटिंग फास्ट, तो तेज तेज क्यों खा रहा है। तो क्या ये ईटिंग का फास्ट ऑब्जेक्ट है? नहीं पुत्र, ये ईटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो ये होगा, जरा ध्यान से सुनना, मैं ये बोल दिया ही इज ईटिंग एन एप्पल फास्ट, वो एक एप्पल फास्ट खा रहा है, तो खा तो वो एप्पल ही रहा है ना, एप्पल ऑब्जेक्ट हुआ। तो याद रखिएगा जब आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आपको लगता है उसका ऑब्जेक्ट वो है, अगर आगे आ गया तो आगे ये नहीं। अगर मैं ये बोलूं ही वेंट टू मार्केट, वो गया था मार्केट, तो भाई मार्केट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, ये एक्सप्लेनेशन है, वो गया तो गया कहां था, कब गया था, कहां गया था, कैसे गया था, किसके साथ गया था, क्यों गया था, वो अलग चीज है, वो कारण है उसके। कहां गया, क्यों गया, कैसे गया, किसके साथ गया, कब कब जाता है, कितनी तेजी से गया, वो सब चीजें अलग हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो वर्ब से जुड़े, और वर्ब से कौन सी चीज जुड़ी, खाया तो खाया क्या, मिला तो किससे मिला। तो जो whom और what का रिप्लाई होता है वही असल में ऑब्जेक्ट होता है। सो ये वहम भी आपको मन का मिटाना होगा, ये वहम भी आपको मन का मिटाना होगा। तो इसलिए याद रखना, जरूरी नहीं है हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो। हां, वर्ब के बाद एक्सप्लेनेशन आ सकती है, हर एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट नहीं होती। कुछ एक्सप्लेनेशन अपने आप में क्या होती है, एडवर्ब भी होती है, और वही चीज मुझे अब आपको समझानी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वही चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वही चीज मुझे अब आपको समझानी है। सो यहां पे क्या सीखा बच्चे, ऑब्जेक्ट अगर होगा ना तो व्हाट या होम का रिप्लाई होगा, 100% वो व्हाट या होम का रिप्लाई होगा। अगर इन चीजों को नहीं जानोगे ना ढंग से, तो कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन आएगी नहीं अच्छे से, और आप इंग्लिश बोलना सीख नहीं पाओगे। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं, ये चीज आपने दिमाग में डाली, कॉपी हुआ ना, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको वो चीज समझा के दिखाता हूं। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा आपने, सर हमने इस कॉन्सेप्ट में ये देखा, देख मेरे दोस्त, अगर आपके पास सब्जेक्ट है हां, और अगर आपके पास वर्ब है हां, अगर आप इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने बोला हां, तो डियर ये जो एक्सप्लेन किया ये ऑब्जेक्ट होगा हां, अगर ये व्हाट का रिप्लाई या whom का रिप्लाई है, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो डियर, कई बार आपको सब्जेक्ट दिखता है, वर्ब दिखती है हां, और कई बार उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं, एडवर्ब दिखती है। एडवर्ब कहां गया, ओहो हो, कैसे गया, ओहो हो, कहां गया तो लिख दिया मैंने, कैसे गया, अच्छा भाई कितने बजे गया, भाई क्यों गया, इस तरीके की जो सारी बातें होती हैं वो एडवर्ब होती हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा भी हो सकता है डियर कि सब्जेक्ट आए हां, वर्ब आए हां, और ये देखो आपने इसको भी तो एक्सप्लेन ही किया है, बट इस बार इसको एक्सप्लेन एडवर्ब बनी, इस बार इसको एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट बनी। आप वर्ब को एक्सप्लेन करो और माशाअल्लाह ऐसा हो जाए कि एडजेक्टिव आ जाए, आप बोलो है, क्योंकि पता है वो एक्सप्लेनेशन उस वर्ब की नहीं होगी, भले ही वो वर्ब के बाद लिखी है, बट वो इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, और जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे उसे एडवर्ब नहीं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगर ये चीज नहीं जानी मेरे पुत्र, कभी लाइफ में इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, इस बात को ध्यान से सुनना।
इस बात को दिमाग में बैठा लेना। सो आपने क्या देखा, वर्ब के बाद आज तक तुम्हारे दिमाग में एक बात फिट थी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अरे नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब भी हो सकता है। अभी बताऊंगा मैं कैसे, 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। पहले यहां तक आप लोग कॉपी करो, पहले आप यहां तक कॉपी करो, तब मजा आएगा चीजों को। पहले आप यहां तक कॉपी कीजिए। अब मैं एक एक एग्जाम्पल लिखूं, एक एक एग्जाम्पल, तब ये और अच्छे से समझ आएगा ना। जब मैं इनके एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा आपको तभी तो समझ आएगा, वरना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक एक एग्जाम्पल लिखता हूं, सर आप यहां लिखिए, एक एक एग्जाम्पल आएगा ना तब मजा आएगा, वरना तो ऐसे आएगा ही नहीं। बताइए, साढ़े 10 वाली क्लास आज ऑफ क्यों थी? आज बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे, तभी तो मैं मुखर्जी नगर आके बाकी क्लासेस आपके लिए, वरना बुखार में भी मैं क्लास तो ले ही रहा हूं आप लोगों की। देखो जी, तीनों एग्जाम्पल दो, 1 2 3। देखो, जो वर्ब को एक्सप्लेन करे, कहा, क्यों, कैसे, कब, क्या, ये एडवर्ब है। जो ये बताए क्या, किसके साथ, ये चीज यहां। और जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे वो एडजेक्टिव। चलो एक एक एग्जाम्पल लिखूं। बेटा एक बात बताइएगा, ही एट ही एट ऑरेंजेस। अब सुनिए, क्या आपको लग रहा है ही एट व्हाट? भाई ये तो व्हाट का रिप्लाई है, ही एट व्हाट। तो आपने बोला सर ये तो ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ही एट व्हाट। अब समझ आएगा, बताओ, ही एट व्हाट, तो ये तो व्हाट का रिप्लाई है सर, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जो उस वर्ब को एक्सप्लेन कर देगा। ही एट व्हाट, क्या खाया था? ऑरेंज, ऑब्जेक्ट। ही एट व्हाट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिएगा, पहला एग्जांपल। अब मैंने ये बोला दे नो, दे नो हर। अब देखो, आपको नहीं लग रहा वो जानते हैं व्हाट? अरे वो लड़की है, वो इंसान को कभी बोलोगे व्हाट? बेटा होम, कौन, किसे जानते हैं? वे जानते हैं, हाँ हुम, किसे जानते हैं? तो ये किसका रिप्लाई है? हुम। दे नो हुम हर, तो ये हर इसका रिप्लाई है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो व्हाट का रिप्लाई होगा, जो हुम का रिप्लाई होगा। आ जाओ, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो व्हाट का रिप्लाई होगा, जो हुम का रिप्लाई होगा। कितना आसान होगा, कितना आसान हो गया यार। इससे आसान और क्या करके समझाऊं मेरे बच्चे? आया मजा? पक्का? चलो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं ही रन्स, ही रन्स फास्ट, बेटा जी अब आप लोग इतना भी इंग्लिश को बेसिक नहीं समझते थे। तुम क्या सोचते थे? तुम क्या सोचते थे? ये वर्ब है, हाँ, ये सब्जेक्ट है, हाँ, कहते ये ऑब्जेक्ट है। अरे धत तेरी की, ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पुत्र। क्या है वो? मुझे आप बताएंगे जरा, आप बताएंगे मुझे जरा क्या है वो? रन्स, हाँ दौड़ता है। व्हाट दौड़ता है? व्हाट, ही रन्स व्हाट फास्ट। क्या है बेटा? वेरी गुड, ये एडवर्ब है। पता है क्यों? क्योंकि ये तो है हाउ, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। हाउ, कैसे दौड़ता है? क्यों दौड़ता है? किसके साथ दौड़ता? क्या चीज? वो अलग चीज है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारी ये गलती है, हम उसे ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं मेरे पुत्र। हमारी गलती है, निहायती गलती है, बेवकूफी है। तो ये एडवर्ब हुई। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, मैंने बोला भाई, मैंने बोला, ध्यान देना, यहां तक हुआ। अब अगली बात में देखूं, देखो मैंने बोला दे, या ये लिख लेते हैं आपको, मैंने ये बोला ही इज, हाँ रिच। मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने ये बोल दी, ही इज रिच। अब बताओ ये क्या है?
उसके लिए जी आ रही है। तो ये फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब आगे बढ़े, होने वाली है, आ जाओ। कमेंट्स को एक बार रिफ्रेश कर देना। तो देखो, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट में आज क्या हुआ, ही रन्स फास्ट। तो फास्ट अपने आप में क्या हुआ, फास्ट ये हुआ। अगर मैंने ये बोला तो ये देखो ना, एडजेक्टिव हुआ। भाई वो अमीर है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ही अमीर है। और जो सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन होती है वो एडजेक्टिव होती है। आज सेंटेंस फॉर्मेशन का आपने एक हिस्सा जान लिया। आज सेंटेंस फॉर्मेशन का आपने एक हिस्सा जान लिया। आज सेंटेंस फॉर्मेशन का आपने एक हिस्सा जान लिया मेरे दोस्त। अब बताइए कोई डाउट, यहां तक बताइए। अब कोई डाउट, अब समझ आया, अब आया समझ, बहुत अच्छे। तो ये चीजें आपने यहां तक अंडरस्टैंड करनी थी। बट ये कहानी इतनी ही नहीं है, आज हमने इस कॉन्सेप्ट तक किया है कि वर्ब के बाद जो एक्सप्लेन होता है ना, वर्ब, हाँ वो हो सकता है वर्ब एक्सप्लेन हो तो ऑब्जेक्ट हो, वर्ब एक्सप्लेन हो तो एडवर्ब हो, और हो सकता है वर्ब एक्सप्लेन नहीं हो, एक्सप्लेन सब्जेक्ट हो तो वो एडजेक्टिव होगा। बट इसके बहुत अभी इसके और भी एग्जाम्पल मैं कल की क्लास में कराऊंगा, और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन को हम आगे पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर को 3 बजे, और जो कराया है इसको सारा रिवाइज करना टिप्स पे होना चाहिए, ताकि जब मैं आपको पीडीएफ करवाऊं इसकी, वो आपके पल्ले पड़े, वरना आपको पल्ले पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और जिनकी इंग्लिश ज्यादा वीक है वो इसको बार बार रिपीट करना, बार बार रिवाइज करना, कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना, सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।